मेरे हाथ में एक किताब है। दरअसल एक किताब नहीं है, एक दस्तावेज है, एक इतिहास है भारतीय राजनीति के उस सितारे का जो सड़क से निकलकर संसद तक पहुंचा और जिसने करोड़ों लोगों की आवाज़ दी, मुंह में जबान दी। लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब एक पॉलिटिकल प्रिजनर। जन जिज्ञासु है मेरे साथ, आप सब उनको जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। द किंग मेकर, ये शब्द बहुत प्रचलित हुआ था जब इस देश में एक सरकार बनी थी जो लालू प्रसाद यादव के आसपास रहती थी। जयंत, उसी से है क्या द किंग मेकर, जो गुजराल बने, देवगौड़ा बने प्रधानमंत्री? क्या लालू यादव सचमुच उस समय किंग मेकर थे? दरअसल यह तो राजनीतिक रूप से सतह पर दिखता है कि वे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 96 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, जो कि कई राष्ट्रीय नेता हवाला में फंस चुके थे। और उस वक़्त जो एस आर बोम्मई साहब थे, उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले वीपी सिंह वगैरह भी थे। तो लालू जी ने उस चुनाव को लीड किया था बतौर नेशनल प्रेसिडेंट। तो ये बात ठीक है कि उन्हीं के पसंद से इस देश में पहले ओबीसी प्रधानमंत्री बने देवगौड़ा जी, और फिर गुजराल जी। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी भूमिका उनकी किंग मेकर के रूप में यह रही कि उन्होंने बहुत उपहासित और उपेक्षित तबके के लोगों को लोकतंत्र में उनके मताधिकार के प्रयोग के लिए आत्मबल दिया। और जहां उनको रोका जाता था, कहीं सामंतशाही थी, कहीं वर्चस्ववादी शक्तियां थी, कहीं यथास्थितिवादी ताकतें थी, तो उनसे भीराभीरी करने के लिए उस जनता को तैयार किया और उनके अंदर ये जज्बा पैदा किया और यह भरोसा कि लोकतंत्र में कोई रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है, बल्कि लोकतंत्र में असल राजा आप हैं जो तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा। तो उनकी भूमिका किंग मेकर के रूप में यह मौलिक भूमिका थी और इसी नज़रिए से मैंने रोशनी डालने की कोशिश की है। और उसके बाद जो लोग नहीं जीत पाते थे टिकट देने के बावजूद, समाज के वंचित हिस्सा जो था, तो लालू जी ये करते थे कि उनको कभी राज्यसभा भेज देते थे, कभी विधान परिषद भेज देते थे, ताकि उनकी नुमाइंदगी होती रहे कम से कम उच्च सदन में। और एक लंबी फहरिस्त है उसकी, जैसे भगवती देवी जी को पहले लड़ाया था लोहिया जी ने विधायक का चुनाव, लेकिन जब लालू जी को यह मौका मिला कि वो एक नेशनल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बने, तो 96 में उनको फिर वहाँ से लड़ाया भी, उनके लिए कैंपेन किया और उनको जिताया भी। और और जब हम देखेंगे कि दलित समाज के लोग, जिनको की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए व्यवस्था बनी हुई है हमारी डेमोक्रेसी में, लेकिन वहाँ भी वो कोशिश करते थे कि अगर महिला वहाँ पर मुखर हैं तो हम उनको लड़वाएं। भगवती देवी जी की जगह किसी और दलित को भी तो लड़ाया जा सकता था, समता देवी जी की जगह किसी और को भी लड़ाया जा सकता था, या फिर आदिवासी समाज में पुरुष को भी तो लड़ाया जा सकता था, लेकिन स्वीटी हेम्ब्रम ही क्यों लालू जी की पसंद। और यहीं पर उनकी कोटे के अंदर कोटे की लड़ाई का भी रिफ्लेक्शन मिलता है। हम देख रहे हैं कि अति पिछड़े समाज में कैप्टन जयनारायण निषाद जी को उन्होंने केंद्र में, जो आपने बताया कि देवगौड़ा जी, गुजराल जी, उस वक्त केंद्र में मंत्री बनवाया। और निषाद समाज में, मल्लाह समाज में वे बड़े स्वायत्त नेता के रूप में उभरे, जो सिर्फ अपनी जाति के नेता बनकर नहीं रह गए थे, बल्कि एक वर्गीय चेतना जो दलित में दिखाई पड़ती, आदिवासी में, वो ओबीसी के अंदर भी दिखने लगी थी। लालू यादव पर बहुत सारी बातें हो सकती है, घंटों बातें होंगी। आपके जयंत के लिए, आप एक शोधार्थी भी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, पत्रकार भी हैं, आपके लिए अगर कम शब्दों में लालू यादव का एक सोशल इम्पैक्ट, तो हम सब लोग जानते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसमें पढ़ेंगे भी, लेकिन सोशल इम्पैक्ट और पॉलिटिकल इम्पैक्ट दोनों देखे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या था ऐसा जो आपको अट्रैक्ट करता था कि आप लालू प्रसाद पर किताब लिखने के लिए मजबूर हुए? नहीं, ये तो एक थोड़ा वाक़या है, दो छोटे छोटे वाक़े हैं। एक तो 2013, मैंने यह नहीं सोचा था कभी लालू जी पर किताब लिखूंगा। लालू जी से प्रभावित ज़रूर था। 95 के विधानसभा चुनाव में वे प्रचार करने आए थे रामविलास जी के भाई पशुपति पारस के लिए, जो उनके मंत्रिपरिषद में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री थे पहले कार्यकाल में। तो जब वो आए तो वो बोलते थे वही जो पॉपुलर स्लोगन है, वो गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और बहुत छोटा सा बच्चा था मैं, दूसरी जमात में पढ़ता था। तो यहाँ से वो एक इमेजिनेशन बनी कि एक लीडर जो है, जिनके पीछे भीड़ जो है लगभग पागल हो गई है उनको देखने के लिए, और लोकप्रियता के शिखर पर वो उस वक्त दिखाई पड़ते थे।
तो बच्चे के जहन में। लेकिन किताब लिखने का जो मामला है वो 2013 में मेरे जहन में आई, क्योंकि इस बात को मैं 2-3 इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि आईएमसी में उस वक्त मैं पढ़ता था और लालू जी की संसद सदस्यता एक नए कानून के ज़रिए समाप्त कर दी गई थी। तब जो फब्तियाँ कसी जाती थी हमारे अपने ही सहपाठियों द्वारा, कानून नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मतलब एक तरह से ऑर्डिनेंस वगैरह सब भी जो लाया गया उसको ये करने के लिए, तो वो उस ऑर्डिनेंस की भी दुर्गति कर दी गई। तो मैं ये कह रहा था कि फिर उस तरह से जो हॉट डिस्कशन हो रहा था, तो मुझे ये लगा ये तरीका ठीक नहीं है। इससे बेहतर होगा कि मेरा रिस्पॉन्स जो है वह एक डॉक्यूमेंटेशन के तहत हो। मैं लालू जी को किस तरह के व्यक्तित्व के रूप में, सियासी शख्सियत के रूप में देखता हूँ। और दूसरा वाक़या ये है कि मैं रूस गया हुआ था, 186 देश के युवा और छात्रों का प्रतिनिधिमंडल शरीक हुआ था, हर 4 वर्ष में होता है। उस यूथ फेस्टिवल में कभी ममता बनर्जी भी गई हुई थी, कभी नीतीश जी भी गए थे, कभी तनवीर साहब भी गए हुए थे, कभी डी राजा साहब भी गए थे। तो वो एक ग्लोबल फोरम है जहाँ लोग एक दूसरे के पॉलिटिकल कल्चर और डेमोक्रेसीज़ की खूबियाँ और खामियों से रूबरू होते हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 2 मित्र मुझे फूड कोर्ट में मिल गए थे, और जैसे ही पता चला मैं बिहार से हूँ तो उन्होंने कहा अच्छा आप बिहार से हैं तो लालू जी का क्या हाल चाल है, सुना है आपकी सरकार बहुत टॉर्चर करती है उनको। तो मुझे ताज्जुब भी हुआ कि अपने देश से इतने 1000 किलोमीटर दूर विदेश की सरजमी पर एक पड़ोसी मुल्क का व्यक्ति लालू प्रसाद की सेहत को लेकर चिंतित है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता लालू जी के बारे में? तो बोले कि नहीं ऐसा आप क्यों समझते हैं कि सिर्फ आप ही के यहाँ वो मशहूर हैं, हमारे यहाँ भी उतने ही मकबूल और लोकप्रिय हैं। तो मैंने कहा, लेकिन फिर मजाक होने लगा। तो मैंने कहा आपको पता है कि आप जहाँ सिंध से आते हैं उसी सिंध में पैदा हुए थे एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ एक पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको हमारे नेता ने गिरफ्तार किया था। तो हंसने लगे। तो मैंने कहा एक सिंधी होने के नाते आपको ज़रा भी बुरा नहीं लगा? तब उनका जो रिस्पॉन्स था बहुत वीटी था। उन्होंने कहा कि दरअसल आडवाणी जैसे लोग चाहे सिंध में पैदा हुए हों, कि पेशावर में, कि मुल्तान में, कि इस्लामाबाद में, कि लाहौर में, दरअसल ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। ये आग लगाने वाले लोग हैं और लालू प्रसाद आग बुझाने वाले लोग में गिने जाते हैं। इसीलिए उनके लिए हमारे मन में इज्जत और एहतराम का भाव है। क्या लग रहा 2 वाक़ये जो थे। तो उन्होंने फिर कहा कोई किताब वगैरह उन पर हो तो बताइए, हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो मैंने कहा किताबें हैं, उन पर किताबें हैं, और किताब का नाम है द मेकिंग ऑफ लालू एंड अनमेकिंग ऑफ बिहार, यानी बिहार का निर्माण और लालू का निर्माण और बिहार की बर्बादी। तो ये किताब में क्या क्या लिखी गई होंगी बातें वो कहने की ज़रूरत नहीं है, हमने पढ़ा है। लेकिन टोटल पिक्चर जो है आपके सामने परोस दी जाए, ऐसी किताब अभी तक मेरी नज़रों के आगे से नहीं गुजरी। एक अमर सिंह जी ने बहुत लिखा था बहुत पहले, है ना? अमर सिंह कौन? जो नहीं, ये पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर थे, हिंदी ग्रंथ हम अकादमी। सब लोग लालू यादव एक खुली किताब की तरह रहे हैं। बहुत लोग की, चाहे वो पत्रकार हो या टेलीविज़न चैनल हो या आर्टिस्ट हो, उनकी रोजी रोटी चलती है उनसे। उन्होंने कभी पलटवार नहीं किया किसी पर, वो खुली किताब रहे। उन्होंने जितना अपमान का दंश झेला है, जितना हंसी के पात्र बनाए गए, हम सब जानते हैं। आप कुछ कम शब्दों में, आपके लिए इस किताब को अगर पढ़े तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या खास बात होगी? जो पब्लिक परसेप्शन है लालू यादव के बारे में, जो उनको जानते समझते हैं वो उनको एक मसीहा मानते हैं, बड़े मतलब वो ऐसी आवाज़ मानते हैं जिसके दम पर सत्ता में आप सर्वाइव कर सकते हैं। जो उनसे नफरत करते हैं, एक बड़ा वर्ग है जो जिसको हम लोग मनुवादी जातिवादी कहते हैं, उनसे नफरत करते हैं, वो भी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं। इस किताब में ऐसा क्या मिलेगा एक रीडर के तौर पे जो मुझे सचमुच जानना चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे, एक साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर के तौर पे, या उभरते हुए नेताओं के लिए? दरअसल इस किताब को जो लालू जी के समर्थक हैं वे तो पढ़ें ही पढ़ें, लालू जी के जो विरोधी हैं वह भी अगर साफ मन से इसको देखेंगे तो उनको भी एक अलग पर्सपेक्टिव नज़र आएगा, जिसको कि दबा के छुपा के कहीं ना कहीं रखा गया। जैसे मैंने इस एक जो बहुत निर्गुण किस्म की अवधारणा है विकास की, उसके बरक्स लालू प्रसाद की विकास की क्या अवधारणा है और सगुण अवधारणा क्या है, वह इस किताब में मिलेगी। क्योंकि कभी भी नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में 3 दशमलव कुछ ग्रोथ रेट होता था।
उसको किसी भी अर्थशास्त्री ने, किसी भी स्तंभकार ने यह नहीं कहा कि ये शून्य विकास है, ज़ीरो डेवलपमेंट है। लेकिन लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के समय में 4.8% के दर से बिहार ग्रो कर रहा था, लेकिन फिर भी कहा गया कि ये ठहरा हुआ बिहार है, स्टेगनेंट बिहार है, एक किस्म का ठहराव आ गया है, बिहार बढ़ ही नहीं रहा है जैसे। जबकि लिटरेसी रेट जो है वो देश जिस दर से अपनी साक्षरता को बढ़ा रहा था उससे ज़्यादा तेज़ गति से लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के समय में, खुद मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं 7वीं में पढ़ता था, जिला साक्षरता समिति जो है बहुत डायनामिज्म के साथ हर ज़िले में काम करता था। उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे, डीएम उसके पदेन अध्यक्ष होते थे, और बहुत कायदे से वो इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि कैसे समाज के उपेक्षित तबके के बच्चे स्कूल जाएं, कैसे ड्रॉप आउट का रेट घटे, कैसे हम उनको 1 रुपया हर बच्चे को दें जो डोम और मुसर समाज के बच्चे हैं उनको, कैसे हम स्किल डेवलपमेंट करें, जैसे बेंत बांस उद्योग से सूप दौड़ी मौनी जो बनाने का काम होता था, मेहतर समाज के यहाँ स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था उन्होंने जाकर मैंने किताब पढ़ी नहीं है, इस पर एक लंबी बातचीत करूंगा जयंत से, लेकिन मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस किताब को कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं व्यक्तिगत रूप से कि अगर भारतीय राजनीति को आप समझना चाहते हैं और अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति को समझना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। इस पर लंबी बातचीत होगी हमारी। जयंत एक और सवाल, चूँकि हम लोग इसको थोड़ा सा, चूँकि मैंने खुद नहीं पढ़ी है किताब तो मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ूंगा खरीद के। एक और सवाल जो मेरे जेहन में बार बार आता है कि लालू यादव का रास्ता रोका गया, नहीं तो वो प्रधानमंत्री होते, प्रधानमंत्री मटेरियल थे। एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, ही इज़ ए पॉलिटिकल प्रिजनर, जैसे उनका समर्थक, उनके जानने वाले और तमाम बड़े पत्रकार हों या लेखक हों या बड़े जो राजनीति को समझते हैं वो कहते हैं। आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं? दरअसल इस किताब को 13 चैप्टर्स में मैंने बांटा है, और पहले चैप्टर का नाम है कि भैंस की पीठ से सीएम की सीट तक, और उसमें हमने यही जताने की कोशिश की है कि कैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि का आदमी राजधानी पहुंचता है, वहाँ मिलर हाई स्कूल तक जाता है, फिर वहाँ के बीएन कॉलेज में दाखिला लेता है, और बहुत मशक्क़त के बाद पटना यूनिवर्सिटी, जिस वक्त वर्चस्वशाली शक्तियाँ जो थीं उनके बाल बच्चे पढ़ते थे, वहाँ जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ता है, और फिर पहली दफ़े डायरेक्ट इलेक्शन कराता है वह शख्स और प्रेसिडेंट बनता है। मतलब प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, सीधे छात्र चुनेंगे अपने अध्यक्ष को, और लड़कियों की ओर से बहुत कायदे से उनको वोट मिलते हैं, हर तबके का वोट लेने में वो सफल होते हैं। तो इस किताब की सम्मति जब भेजी हनुमंता राव साहब ने, जो ओबीसी एमपी फोरम के चेयरमैन थे, तो पहला सेंटेंस उन्होंने यही उनके लिए कहा कि ही इज़ ए नेचुरल लीडर, वो नैसर्गिक स्वाभाविक नेता हैं, और जब तक लालू जिंदा रहेंगे तब तक इस देश के गरीब वंचित लोगों का रहनुमा उनके जहन में ताज़ा रहेगा। इस किताब के दूसरे चैप्टर में हमने कहा कि लालू का मतलब पैराडाइम शिफ्ट। फिर एक चैप्टर पैराडाइम शिफ्ट कैसे, जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि कल ही सुदय जी से बात हो रही थी, जिन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री को हराया है 35,000 वोट से। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी की आमद के बाद विधानसभा और लोकसभा का शेप और साइज़ जो है, उन शेप साइज़ से ज़्यादा शक्ल सूरत बदल गई। पहले एक रंगी वो हुआ करता था, अब यहाँ समाज के विविध रंग वहाँ पर नजर आने लगे, हर तबके के लोग। मैंने आपको जैसे बताया, मेरा सवाल था पीएम को लेकर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक चैप्टर है न्यायिक मकरजाल में उलझाया हुआ मरछिया पुत्र, हाँ, न्यायिक प्रक्रिया के मकरजाल में उलझाया हुआ मरछिया पुत्र, और वो मरछिया पुत्र, उनकी माँ का नाम मरछिया जी था। वो कैसे एक आदमी जो एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट है, जो एक पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, जिस आदमी के दल का प्रधानमंत्री है और दो प्रधानमंत्री, वह आदमी पहली दफ़े मुख्यमंत्री रहते हुए इस देश में जेल चला जाता है। किस तरह की साजिशें हुई होंगी। जैसे 91 के चुनाव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन्होंने बिहार में दिया 54 सीटों पर लालू जी ने, लेकिन देश के बाकी हिस्से में हम चुनाव हार गए। अगर 91 वाला परफॉर्मेंस भी रिपीट होता 96 में, तो लालू जी को कोई नहीं रोक सकता था, और उस समय भी उनके साथ राजनीति हुई।
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कोई नाम उनका प्रस्तावित नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोकप्रियता के जिस ज़ेनिथ पर लालू प्रसाद खड़े नजर आते थे, वो विरोधियों की आंखों की किरकिरी तो थे ही, लेकिन दल के अंदर भी बहुतों के लिए ईर्ष्या और वैमनस्य का पात्र बन गए थे। और कभी देवेगौड़ा जी के कान में जाके किसी को कुछ कहना, कभी किसी को कान में कुछ कहना, और सब लोग आप दरअसल हुआ क्या कि बहुत सारे लोग लालू प्रसाद जी को देखने के बाद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते थे कि भाई जनता इन्हीं को क्यों चाहती है। इसलिए लालू प्रसाद जी किंग होते होते रह गए थे, लेकिन जब किंग नहीं बनाओगे तो उनकी पसंद के आदमी, किसान परिवार से आने वाले देवेगौड़ा जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया। और इस बात के गवाह उस वक्त के बहुत सारे नेता हैं, और देवेगौड़ा जी अभी जीवित हैं। दिल पर हाथ रखकर कभी वो ये बताएंगे तो खुले मन से वे स्वीकार करते हैं। बल्कि एक जगह तो वो ये बोले कि हमारे बीच में भी गलतफहमी पैदा करा दी गई, मैं कभी भी सीबीआई को लालू प्रसाद जी के खिलाफ लगाने में यकीन नहीं रखता था। लेकिन वो सब बीती बातें हैं। लालू जी ने कई बार कहा कि जो इस किताब पर और बात करेंगे, लालू यादव सारी बातें करेंगे अगले इंटरव्यू में। इसमें और कि लालू प्रसाद जी का जो कम्युनिकेशन का तौर तरीका है, लोग उस तौर तरीके को विशिष्ट शैली की बजाय एक तरह से मसखरे के रूप में पेश करते हैं। लेकिन बड़ी से बड़ी बात को जिस तरह से उन्होंने, जैसे एक बार उन्होंने कहा कि आडवाणी जी के कुछ तोते हैं, जिनमें से एक प्रिय तोता है नीतीश जी। एक चैप्टर इस पर यह भी है कि सेकुलर लालू और संघ दुलारे नीतीश। एक चैप्टर आडवाणी की गिरफ्तारी, बाबरी विध्वंस के बीच सीना तान मुख्यमंत्री। एक चैप्टर राबड़ी जी पर भी है कि कैसे आधी आबादी के आत्मविश्वास की वो प्रतीक बन गई। एक चैप्टर आपको समाजवादी आंदोलन पर है कि कैसे वर्तमान भारत के राजनीतिक संकट से जूझा जा सकता है। एक चैप्टर इसमें तेजस्वी जी के अब तक के पॉलिटिकल सफ़र पर है। तो कुल मिला के मैं यह कह रहा हूँ कि भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी लालू प्रसाद जी जब चले जाते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ इसलिए नहीं होती है कि उनको कोई चटक मटक बातें सुनने को मिलेगी, बल्कि इसलिए कि इस देश के लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी के रूट्स को डीपन किया। जैसे एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया उत्तर प्रदेश चुनाव में कि लालू जी आप तो बिहार से हैं, वो जमनिया साइड गए थे, मैंने पूर्वांचल साइड, तो आपकी बात पर लोग क्यों वोट करेंगे? तो बोले अरे भाई, मेरा कस्टमर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर इंडिया है, लोग हमको सुनते हैं, हम कोई बिहार के नेता हैं। लालू जी के बारे में बहुत सारी बातें, मैं फिर कह रहा हूँ इस किताब को आप पढ़िए एक बार। अगर आप राजनीति के छात्र हैं, आप सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी है। एक बात तो तय मानिए कि इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी से अगर आप हैं तो राजनीति के शिखर तक जाना, एक MLA MP बनना भी बहुत दुष्कर होता है, बहुत मुश्किल सफ़र होता है। लालू यादव ने उस सफ़र को पार किया है। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी आंदोलन से जुड़े हो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देश की राजनीति को समझना चाहते हो, इस किताब को पढ़िए। आगे और बातचीत हम लोग लाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि यही देश है जहाँ अरबों खरबों रुपए लेकर लोग लंदन अमेरिका रहते हैं, और अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं तो आपको जेल के पीछे रहना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, बाद में करेंगे, लेकिन इस किताब को ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको पढ़िए और राजनीति को ज़रूर समझिए, क्योंकि लालू यादव एक नेता नहीं थे। अगर हम उनको एक राजनीति कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया जयंत हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं